भी फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक फसल की देखरेख सही ढंग से करने की जरूरत होती है। अगर हम गेहूं और जौ की बात करें तो इनकी खेती प्रदेश में अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है, जिसमें किए जाने वाले कार्यों पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं ICAR अटारी कानपुर के कृषि सलाहकार डॉक्टर शंकर सिंह। किसान भाइयों, रबी का मौसम चल रहा है और इस समय बहुत सारे किसानों ने 15 नवंबर के बाद जो है वो गेहूं की बुवाई कर दी होगी। तो गेहूं और जौ में हम किन बातों का विशेष ध्यान रखें। गेहूं में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण भाग है कि गेहूं में सिंचाई, पहली सिंचाई जो है वो क्राउन रूट जड़ें, यानी जो जड़ें निकलती हैं जिनसे और दूसरी जड़ें निकलती हैं जो पौधों से पोषक तत्व लेती हैं, उन जड़ों को निकलते समय पहली सिंचाई जरूरी है। और ये अवस्था आती है बुवाई के 20-21 दिन बाद। ये सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि ये समय से सिंचाई नहीं हुई तो इसका प्रभाव पूरी फसल पर कटाई तक पड़ता है। इसलिए पहली सिंचाई किसान भाई किसी भी तरह से इसको टाला ना जाए और 20-25 दिन के भीतर इसकी सिंचाई जो है बहुत जरूरी है। दूसरी सिंचाई की अवस्था जो है वो ठीक 20-21 दिन पे आपको लगभग 5-6 सिंचाइयों की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उतनी नहीं हैं तो 3 या 4 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं या 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, उनको विशेष तौर पे ये दशाएं जैसे किल्ले निकलते समय, क्राउन रूट निकलते समय, दाना बनते समय, दाना में जब दूधिया अवस्था में हो और पकते समय, तो इस तरीके से ये 3-4 अवस्थाओं में पानी विशेष रूप से क्रिटिकल स्टेज है, इसकी क्रांतिक अवस्था है जब पानी बहुत जरूरी है। जौ में जो सिंचाई है उसका क्या महत्व है और कब सिंचाई करनी है। जिन किसान भाइयों ने हमारे जौ की बुवाई कर दी है, जिनकी फसल 1 महीने के आसपास हो रही है, 20-25 दिन की हो रही है, उनको जो है वो पहली सिंचाई बड़ी महत्वपूर्ण सिंचाई है ये, जिसमें मतलब जो क्राउन रूट जड़ें निकलती हैं तो उनके लिए जो है वो पहली सिंचाई 20-25 दिन पे कर देना चाहिए। यदि सिंचाई में विलम्ब हो रहा तो ये फिर 30-35 दिन तक के भीतर अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय किल्ले निकलने का समय होता है। तो जो चूँकि बड़ी हार्डी क्रॉप है, बड़ी सख्त क्रॉप है और काफ़ी सूखा बर्दाश्त करने की भी इसमें क्षमता है, पानी कम चाहती है, ऐसी दशा में इसको 30-35 दिन पे पहली सिंचाई मिल जाए तो जौ का उत्पादन स्वतः बहुत अच्छा होने लगता है। दूसरी सिंचाई जो है वो इसकी 60-65 दिन पे दूसरी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और यदि पर्याप्त सिंचाई जौ की पूरी क्षमता से जो है उत्पादन लेना है तो फिर तीसरी सिंचाई 90-95 दिन, जिस समय इसमें दाना बनने लगता है, उस समय करनी चाहिए। तो 3 अवस्थाओं में जौ में सिंचाई का विशेष इम्पोर्टेंस है। यदि एक ही सिंचाई जौ में उपलब्ध है आपके पास तो ये सिंचाई 30-35 दिन पे करनी चाहिए, जो सर्वाधिक इसमें लाभ देने की स्थिति में होगी। यदि लेट हो जाता है तो फिर जौ का उत्पादन घटेगा। दूसरी बात आती है उर्वरक की। जो उर्वरक किसान भाइयों ने मृदा परीक्षण करा करके जो नतीजे आए, उन नतीजे के आधार पे उर्वरक पड़ना चाहिए। अमूमन यदि मृदा परीक्षण नहीं भी कराया तो सामान्य भूमि में अब उर्वरकों की मात्रा, नाइट्रोजन जो है वो 160 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम की अनुशंसा की गई है। आधा नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पोटास, जिंक, जितनी भी खादें हैं ये वेसल ड्रेसिंग में बुवाई के समय किसान डालते हैं। तो जो डाल चुके हैं, जो शेष आधी नाइट्रोजन बची है वो पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालना है। अब इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय तो यूरिया जो है वो नीम लेपित आ रही है, नीम कोटेड यूरिया आ रही है, तो उसका ज़्यादा लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे समय पे डालें जिससे इसका मिनिमम लॉस हो, कम से कम जो है नुकसान हो। हालांकि इससे लेप होने से जो है अब नुकसान काफ़ी बच गया है। लीचिंग से जो नीचे रिस्कर के यूरिया का नुकसान होता था, या बाहर डिनाइट्रिफिकेशन से जो है वो ये जल मौसम में जो है या वायुमंडल में मिल जाती थी, अमोनिया के रूप में नुकसान होता था। तो अब वो नीम कोटेड यूरिया का ही इस्तेमाल किसान भाई करें टॉप ड्रेसिंग में, तो ये
मतलब ये है कि टॉप ड्रेसिंग का सही समय है बुवाई के, वो सिंचाई के 5-7 दिन के भीतर भीतर जो है वो टॉप ड्रेसिंग हो जानी चाहिए। जहाँ हल्की मिट्टियाँ हैं वहाँ पे ये एक बार में कर देना चाहिए, और जहाँ पे भारी मिट्टी या वैसी दोमट टाइप की मिट्टियाँ हैं वहाँ पर जो है ये 2 खंड में भी हम दूसरी सिंचाई के बाद भी शेष बची नाइट्रोजन को आधा बांट करके पहली सिंचाई के बाद और फिर दूसरी सिंचाई के बाद 2 भागों में कर सकते हैं। जहाँ हल्की ज़मीनें हैं वहाँ एक ही बार में जो है इसको दे देना चाहिए, ताकि जो है नाइट्रोजन का सीधा प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फसल को मिल सके। जौ में जो हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उनका प्रयोग कितना और कैसे करना है, तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास, ये सामान्यतः सिंचित दशा में जो है संस्तुत मात्रा की गई हैं, या मतलब परीक्षण के आधार पर जिन्होंने जो डाला है। लेकिन जो नाइट्रोजन डाला है, नाइट्रोजन डाला है, उसकी आधी मात्रा बुवाई के समय प्रयोग की जाती है और आधी मात्रा बुवाई के बाद टॉप ड्रेसिंग में खड़ी फसल में दी जाती है। तो इसमें जो आधी मात्रा बची है वो पहली सिंचाई यानी 30-35 दिन पे आप सिंचाई कर रहे हैं, तो 40 दिन के भीतर भीतर जो है वो टॉप ड्रेसिंग में शेष बची मात्रा यानी 40 किलोग्राम जो मात्रा आपकी बची है शेष, तो वो आपको टॉप ड्रेसिंग में करनी है। ऐसा आप कर लेते हैं तो इसका सही सदुपयोग होगा। गेहूं की फसल में चौड़े और संकरे दोनों प्रकार के खरपतवार देखने को मिलते हैं, जिससे गेहूं की फसल में कल्ले तो कम बनते ही हैं, साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है। तो फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे किसान भाई समय से इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव फसल से मिलने वाली उपज पर पड़ता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो किसान भाई अपनी फसल को खरपतवारों से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि गेहूं हो या जौ हो, सभी फसलों में खरपतवार एक बड़ी समस्या है। बहुत सारे खरपतवार जो है हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो जो पोषक तत्व मिलने चाहिए उसमें से वो बंटवारा करते हैं, और वो पोषक तत्व जो है मुख्य फसल को, हमारी गेहूं को नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी दशा में खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और खरपतवारों में चौड़ी पत्ती वाले भी होते हैं, बथुआ है, हिरणखुरी है, कृष्णनील है, और पतली पत्ती वाले जो गेहूं से मिलते जुलते, जिनको गेहूंसा कहते हैं, ये भी बड़ी मात्रा में जो है वो किसानों के यहाँ इससे नुकसान होता है। तो चौड़ी पत्ती वालों के लिए तो 2,4-D 1 हेक्टेयर में 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव बुवाई के 30-35 दिन बाद, यानी पहली सिंचाई के 7-8 दिन बाद जो है इसको करने से ये खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। और सकरी पत्ती वालों के लिए आइसोप्रोटुरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है। सल्फोसल्फ्यूरान की 20 ग्राम 25 ग्राम मात्रा जो है वो पूरे खेत के लिए 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी होती है। 600-700 लीटर पानी में घोल बना करके इसको छिड़कते हैं। आइसोप्रोटुरान भी एक दवा है जो 50% की लगभग 1.5 किलो मात्रा लगती है, 75% की जो है लगभग जो है वो 1 किलो मात्रा लगती है। इसको 600-700 लीटर पानी में घोल बना करके और इसको छिड़क देते हैं तो सारे खरपतवारों से मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने प्रदेश में गाय भैंसों की संख्या बहुत है। यदि किसान इन पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग बायोगैस संयंत्र में गैस निर्माण के लिए करते हैं तो इससे धुआं रहित ईंधन गैस के रूप में तो मिलेगा ही, इसके साथ ही खेती करने के लिए अच्छी गुणवत्ता का खाद भी मिलेगा। तो आप किस प्रकार से तैयार करें बायोगैस, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर दीपक शर्मा। देखते हैं गांव में या कहीं भी हमारे पास 5 गाय है, 10 गाय है। किसान भाइयों, इन 10 गायों से कितना दूध देते हैं गायें, हमें इसी पे ध्यान रहता है।
क्या हमने अभी तक भी बहुत कच्चा सोचा है या बहुत कम सोचा है कि हमारा जो गोबर है वो किस यूज में, हम किस उपयोग में ले सकते हैं। कि एक तरफ तो हमारे पास दुनिया भर का हर गांव में रोडियों में गोबर पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ गांव में साहब कभी अपनी एलपीजी के सिलेंडर नहीं मिलते हैं, कभी हमारी लाइट नहीं आती, हमारे कोई विद्युत नहीं मिल रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना एक किसानों के लिए ऐसा एक मॉडल बनाने पे काम किया जाए जिसमें उस गोबर से पशुपालक के घर या एक ग्रामीण स्तर पे एक बड़ी परियोजना लगाया से जा सके, जिससे कि उस गोबर से जो मेथेन उत्पादन होता है उस मेथेन को रोकें हम और उससे एनर्जी उत्पादन करें और उससे विद्युत उत्पादन करें। हमारे राज्य के लगभग सभी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन पशुओं का पालन करके अधिक दूध का उत्पादन भी ले रहे हैं। लेकिन अधिकतर किसान पशुओं का गोबर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। यदि किसान इस गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाने में करे तो इससे कई फायदे होंगे। हमारे यहाँ गोबर गैस के मुख्यतः 3 डिजाइन प्रसिद्ध हैं, जिसमें सबसे पहले है KVICS बायोगैस संयंत्र, दूसरा है जनता बायोगैस संयंत्र और तीसरा है दीनबंधु गैस संयंत्र। इन डिजाइनों को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। जिसमें बात करें यदि दीनबंधु गैस संयंत्र की, तो इसकी आकृति मटका के आकार की होती है, जो 2 गोले से मिलकर बनी होती है। संयंत्र की नींव तवे के आकार की होती है और डाइजेस्टर एवं गैस ड्रम एक ही इकाई में बने होते हैं। इनमें गोबर व पानी को घोलकर इनलेटर पाइप द्वारा डाला जाता है। इस संयंत्र की डिजाइन 1 घन मीटर से 6 घन मीटर तक उपलब्ध है और इसका निर्माण ईंट, रेत, सीमेंट आदि से किया जाता है। इसे लगवाने के लिए किसानों को शासन द्वारा अनुदान भी मिलता है। तो इस परियोजना में सबसे पहली जरूरत होती है, पहली चीज वो है ताजा गोबर की, जो कि हमारे फार्म पे अभी 300 गायें और भैंसें उपलब्ध है, उसका हम लेते हैं। दूसरी चीज हमें चाहिए थी एक ऐसा बायोगैस प्लांट जो कि इस गोबर को स्लरी में कन्वर्ट करे और साथ ही साथ बायोमेथेन पूरी की पूरी यूज कर सके। तो किसान भाइयों, हमने ये बायोगैस प्लांट लगाया। इस बायोगैस प्लांट की जो क्षमता है वो कुल मिला के 200 मीटर क्यूब है, यानी कि इसमें एक बार में 200 मीटर क्यूब के बराबर जो उसका वेस्ट है पशुओं का वो रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 200 मीटर क्यूब का मतलब कैसे निकालें, तो उसमें मैं सीधा सीधा कहूंगा कि 2000 किलो गोबर एक दिन में हम यहाँ से ले जाके इसके अंदर काम में ले सकते हैं। तो ये 2000 किलो गोबर को डालने का आप एक प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे। हमने सीधा ऑटोमेटिक सिस्टम रखने की कोशिश की कि ट्रैक्टर ऊपर आ जाए और इसमें खाली हो जाए। यहाँ पे इसकी मिक्सिंग होती है। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ूं कि जो किचन वेस्ट होता है, जिसमें कि छोटा छोटा आपका रोज का कचरा बचता है, वो कचरा भी सड़ेगा और उस कचरे से भी आपका जो है मेथेन निकलेगी। वो मेथेन भी अगर हम रोकेंगे तो पर्यावरण के लिए भी अच्छी रहेगी, साथ साथ एनर्जी भी हम बना पाएंगे। तो उसके लिए भी हमने हमारे हॉस्टल से शुरुआत कर दी है। ये आप जो ड्रम देख रहे हैं, इसमें जो हॉस्टल का जो किचन का जितना भी कूड़ा होता है वो हम ढका के रखते हैं और दूसरे दिन हम इसमें लाके डाल देते हैं। और ये लगभग 200 किलो वेस्ट हमारे पास आता है और इससे हम न करते 5 से 10 आदमियों का खाना रोज का बना सके, इतनी ऊर्जा हम उत्पादित कर रहे हैं। उसके बाद ये गोबर स्लरी के रूप में बाहर निकलता है। किसान भाइयों, 1 घन मीटर बायोगैस संयंत्र की अनुमानित लागत 10,000 रूपए। शासन द्वारा 1 घन मीटर आकार का बायोगैस संयंत्र बनवाने पर 5500 रूपए अनुदान देय है। बायोगैस संयंत्र के साथ टॉयलेट बनवाने पर 67,000 रूपए शासन द्वारा अनुदान देय है। 2 घन मीटर आकार के गोबर गैस संयंत्र हेतु 50 किलो गोबर व 50 लीटर पानी प्रतिदिन मिलाते हैं। गोबर गैस स्लरी में अधिक संख्या में पोषक तत्व पाया जाता है, जो खेती के लिए काफी उपयोगी है। सिंपल अब मैं बात करूं कि लागत क्या है और कितना इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैपेसिटी के प्लांट हैं, अलग अलग चीज में अपन कर सकते हैं। अगर घर का प्लांट करें तो सरकार 40% तक सब्सिडी हमें देती है। उस 40% सब्सिडी को लगा के हम मुश्किल से कुछ 40-50 हज़ार में अपना घर का लाइट उत्पादन और अपने घर की जो गोबर गैस उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर पे खाना आराम से बन जाए और हमारे यहाँ पे लाइट भी, विद्युत का भी उत्पादन हो सके। तो आइए आज इसे तैयार करने की विधि पर विस्तार से जानते हैं एग्री क्लिनिक मुरादाबाद के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पाल सिंह से। ये अभी हमने किसानों को जीवामृत बनाना बताया है और सिखाया भी है। पहले से जो किसान हमारे यहाँ आते रहते हैं उनको हम पढ़ाते भी हैं, लेकिन आज हमने अपने अनुसंधान केंद्र पर जीवामृत उनको
बना करके दिखाया है। ये हमने 200 लीटर का जीवामृत बनाया है जो 1 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त होता है। इसमें देसी गाय का 10 किलो ताज़ा गोबर होना चाहिए और 5 से 10 लीटर यदि गोमूत्र है तो वह भी ठीक रहता है। गोबर हम जो है ताज़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं, और जो गोमूत्र देसी गाय का हम बार बार नाम ले रहे हैं, देसी गाय के गोमूत्र में कम से कम 1 लीटर गोमूत्र में 300 से 350 करोड़ तक बैक्टीरिया होते हैं जो कि विदेशी नस्ल की गायों में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए हम अपनी देसी गाय का गोबर ताज़ा इसलिए लेना चाहिए कि 7 दिन के गोबर के अंदर बैक्टीरिया जीवित होते हैं। 7 दिन के बाद जो वो गोबर होता है वो खाद में तब्दील हो जाती है, फिर उसके बैक्टीरिया धीरे धीरे मर जाते हैं। और 1.5 किलो इसमें पुराना गुड़ लेते हैं और उसके साथ ही किसी भी दाल का आटा, जैसे चने की दाल हो, अरहर की हो, मटर की हो, 1.5 किलो हम दाल का आटा लेते हैं। सारे मिश्रण को एक बड़े बर्तन में घोल में मिलाते हैं, फिर उसमें 1 मुट्ठी मिट्टी बरगद के पेड़ की हो अथवा पीपल के पेड़ की हो या मेड़ की मिट्टी हो। ऐसा इसलिए करते हैं कि ताकि उसमें कोई कीटनाशक या फर्टिलाइज़र ना मिला हो। इस सारे घोल को हम 2 मिनट सुबह और शाम 3 दिन तक चलाते हैं और इस बर्तन को जूट के बोरे से छाया में रख देते हैं। ये जीवामृत हमारा 1 सप्ताह के भीतर यूज हो जाना चाहिए। किसान भाइयों, जीवामृत बनाने के लिए आपको कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना होगा ताकि ये जीवामृत आपकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद हो। जिस टंकी में आप जीवामृत बना रहे हैं उस टंकी या ड्रम को छाया में रखें। गोमूत्र को धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। छाया में रखे हुए गोबर का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, आप इस जीवामृत का उपयोग बागवानी, खाद्यान्न फसलों, सब्जियों इत्यादि सभी फसलों में आसानी से कर सकते हैं और इन फसलों से अधिक पैदावार ले सकते हैं। फसल पे हम इसे बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 20 दिन बाद, तीसरा दूसरे के 20 दिन बाद कर देते हैं। तो ऐसा करने से हमें उस खेत में ना तो यूरिया देना पड़ेगा, ना DAP देना पड़ेगा, और लगातार ऐसा करने से फिर उस खेत में हमें कोई केमिकल नहीं देना पड़ेगा और खेत की उर्वरा शक्ति पुनः जीवित हो जाएगी। जीवामृत फसलों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह फसल की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है और पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फसल से बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। देखिए, हमने अमूमन देखा है कि अब लगातार केमिकल, रासायनिक फर्टिलाइजर का और दवाइयों का मिट्टी में प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब होती जा रही है। अब इसका लगातार हम प्रयोग करेंगे जीवामृत का, तभी हमारी मिट्टी की दशा सुधर सकती है। किसान भाइयों, जीवामृत फसलों के लिए वरदान है, तो आप भी अपने स्तर पर जीवामृत आसानी से तैयार कर फसलों में इसका उपयोग कर अधिक पैदावार ले सकते हैं। जॉन डेयर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सैदपुर जिला गाजीपुर के सूरजभान कश्यप ने। आपने साइलेज बनाने की मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये हरे चारे को संरक्षित करने की विधि को साइलेज कहते हैं। संरक्षित हरा चारा ही साइलेज कहलाता है, या आम भाषा में आप इसे हरे चारे का अचार भी कह सकते हैं। इसको बनाने के लिए सर हमारे पास होना चाहिए अनाजी हरे चारे, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, जई। इसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ये ही हमारे लिए उपयुक्त होते हैं साइलेज बनाने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले सही स्टेज पे क्रॉप को काटना होता है, हार्वेस्ट करना होता है। उस समय जब हम, जैसे अगर मक्का की बात करें तो जब हमारे जो उसमें दाने हैं वो दुधिया अवस्था में हों, उसको प्रॉपरली हार्वेस्ट करके उसकी चैफिंग की जाती है। 2 से 4 सेंटीमीटर के पार्टिकल साइज होने चाहिए। चैफिंग करके हमें उसको एयर टाइट करके किसी भी ऐसे स्ट्रक्चर में, जैसे पॉलीथीन हो गया या गड्ढा हो गया या बैग्स हो गए या ड्रम्स हो गए, जैसे कि कृषक की रिक्वायरमेंट हो, या उसको कितने पशु हैं उसके पास, या उसके पास कितना हरा चारा एक्स्ट्रा अवेलेबल है। आप उसमें गुड़ वगैरह, गुड़, नमक या शीरा आदि का स्प्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं आप उसको अच्छी तरीके से दबा करके
एयर टाइट करके उसको सील करके 60 दिन के बाद ये साइलेज प्रिपेयर हो जाता है। 60 दिन के बाद आप इसे खोलेंगे तो ये सुनहरा पीले कलर का होता है और ये थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होगा और इसमें जो मीठी सुगंध आती है और इसे हम यूज कर सकते हैं एनिमल्स को खिलाने के लिए। ये इसमें सिर्फ एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के दौरान इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये लैक्टिक एसिड हमारे पशुओं के जो र्यूमन होता है, जो पेट होता है, उसमें ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है, तो ये वैसे ही उसके लिए ज्यादा पाचक है और जल्दी डाइजेस्ट होने वाली चीज है। दूसरा, अगर हम व्यवसाय की दृष्टि से देखते हैं तो हम इस मशीन के थ्रू भी इसको तैयार कर सकते हैं। ये मशीन में 4 ड्रम्स लगे हुए हैं जिसमें हम इसमें पॉलिथीन डाल देते हैं और इसमें हम एक तरफ से जो चैफर है वो ट्रैक्टर ऑपरेटेड है। चैफर जो है साथ जब इसमें हम चारा डालेंगे, चैफिंग होगी। चैफिंग के बाद ये सारा जो चारा है उसमें ड्रम्स में डिस्पोज होगा और साथ ही साथ ये उसको कॉम्पैक्ट करेगा हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू। कंपैक्शन के बाद ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगा। एयर टाइट करके हम उसको सील करके रख लेते हैं, प्रोवाइडेड उसमें कोई एयर ना जा सके अंदर, जिससे कि उसमें जो है ये वायु रहित एनवायरनमेंट बना रहे और अंदर से कोई स्पॉइलेज न शुरू हो सके। अब हमारे पास ये है कि हम इस टेक्निक में जो ये साइलेज है ये हम अपने पूरे प्रदेश में इसको डिसेमिनेट कर सकते हैं, इसको पॉपुलराइज कर सकें ताकि हमारे जो पशुपालक हैं वो लाभान्वित हो सकें और वो अपने एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। और जिस समय उनके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है वो अपने पशुओं को साइलेज खिला करके, या जो हमारे गांव में जो यूथ हैं वो इसको एक एंटरप्रेन्योरशिप का जरिया बना करके इनकम जनरेट कर सके नया। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18anndataup@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती के लिए जरूरी सुझाव। बायोगैस का उपयोग और इसके फायदे। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।